नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। देश में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जो शिकार लोग हैं उनकी संख्या लाखों में जा रही है। मौतों का आंकड़ा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जहां एक तरफ संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, वहीं पर अब संसाधनों की कमी होने लगी। देश में ऑक्सीजन की एक तरीके से कहा जाए किल्लत हो गई है। कहीं पे ऑक्सीजन लीक हो जा रही है, कहीं पे ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। जो लोग मरीज गंभीर हो रहे हैं उनको अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है। पूरे देश में एक तरीके से कहा जाए कि एक कहीं ना कहीं आपातकाल जैसा माहौल बना हुआ है। आखिर ऐसा किस लिए हो रहा है और क्या संक्रमण को लेकर जहां एक साल पहले से हम लोग चीजों पर काम कर रहे हैं, कहीं कहीं गलती हुई है या फिर प्रबंधन उस तरीके से नहीं हो पाया है, या फिर वास्तव में महामारी इतना विकराल रूप लेके आई है कि हम उसके आगे कहीं अक्षम साबित हो रहे हैं। आखिर क्या कुछ है स्थिति देश की, इसी सब चीजों पे बात करने के लिए आज हम जुड़ रहे हैं प्रबंधन के विशेषज्ञ श्यामलाल सिंह जी से। श्यामलाल सिंह जी प्लानर्स इंडिया के प्रमुख हैं और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रबंधन, एसेट प्रबंधन, इन सब चीजों में बड़े स्तर पे काम करते हैं। तमाम सरकारी योजनाओं से लेके निजी स्तर की योजनाओं पर वो कंसल्टेंट की भूमिका निभाते हैं और जब कभी किसी सरकार को या किसी बड़ी निजी कंपनी को बहुत बड़े एसेट मैनेजमेंट की जरूरत होती है तो इनकी सेवा ली जाती है। वर्षों से काम कर रहे हैं, लंबा अनुभव है इनका। देश की स्थिति में प्रबंधन ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं, या चीजें कैसी हैं, वास्तव में कैसी चल रही हैं, हम आज इसे समझेंगे श्यामलाल सिंह जी से। श्यामलाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद आशुतोष जी, नमस्कार। श्यामलाल सिंह जी, सबसे पहला सवाल, चूंकि आप प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं, एसेट मैनेजमेंट से लेके आप तमाम तरीके के सलाह देने का काम करते हैं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि चूंकि संक्रमण और महामारी का तो एक बड़ा विकराल रूप दिखाई दे ही रहा है, आप इसे किस दृष्टि से देख पा रहे हैं? भारत की स्थिति इस महामारी को लेकर क्या है? जी श्यामलाल जी। आशुतोष जी, ये महामारी देश के लिए तो सरप्राइज देने वाली है, लेकिन ये पूरी दुनिया में महामारी आई हुई है और पूरी दुनिया से होते हुए जब भारत में पहुंची है तो वो सरप्राइज का एलिमेंट जिसको कहा जाता है ना, वो सरप्राइज का एलिमेंट काफी हद तक नहीं रहा। हमारी मन स्थिति इस स्तर पर हो जानी चाहिए कि हम इस परेशानी से कैसे निपटे, इसको सोचने की प्रक्रिया आरंभ करें और उसको इंप्लीमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ें। पहली बात तो ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मैटर है। आपदा जो है, आपदा की तरह से डिसास्टर मैनेजमेंट, ये डिसास्टर नहीं, ये सुरक्षा से संबंधित इशू है। और जैसे कहा जाता है ना कि न्यूट्रॉन बम जैसे है कि अगर न्यूट्रॉन बम किसी के ऊपर डाल दिया जाए तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग बनी रह जाएगी और आदमी खत्म हो जाएगा। तो ये भी अपने आप में एक, आप मान के चलिए कि ये बायोलॉजिकल वार की तरह से है और वार लाइक सिचुएशन है, जहां पर सरकार को न केवल दुश्मन से जो कि अदृश्य है उससे निपटना है, और उसी तरह से ये वार सिचुएशन हो रही है जैसे बाहर कहीं दक्षिण अफ्रीका से, कहीं ब्रिटेन से स्ट्रेन आ रहे हैं, कहीं किसी भी लैब से आ सकते हैं, हजारों लैबें काम कर रही हैं, कहीं से लीक हो सकता है, कहीं म्यूटेशन हो सकता है। तो हमें अदृश्य शत्रु की तरह है, लेकिन ये वार सिचुएशन होने के चलते हम मान के चलें कि ये बायोलॉजिकल वारफेयर है और ये लंबे समय तक के लिए रहने वाला है, ये लंबे समय तक के लिए। तो इसके लिए इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि हमारे आर्थिक ताने बाने को, सामाजिक ताने बाने को, जैसे मैंने न्यूट्रॉन बम का जिक्र किया कि वो केवल आदमी को खत्म कर देगा, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह बना रह सकता है। जब आदमी खत्म हो गया तो इकोनॉमी को, सोशल, सामान्य जीवन सारा खत्म हो जाएगा। तो इससे निपटने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए और अपनी सारी जो सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन है उसको बचाए रखने के लिए, जैसे आपने सुना वियतनाम का वार जो है 20 साल तक अमेरिका से चला,
ठीक है। और वो 20 साल में वर्ल्ड वार के 1000 गुने से भी ज्यादा बम जो है वो एक छोटी सी कंट्री जो कि 1000वां हिस्सा भी नहीं है उसके ऊपर हुआ, लेकिन उन 20 सालों में धरती का उनका कोई कोना नहीं था जो कि तबाह नहीं हो गया, लेकिन जमीन के अंदर रह करके स्कूल कॉलेज चढ़ाना, पढ़ाई करना, प्रोडक्टिविटी मेंटेन करना, स्वास्थ्य देखना, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सब कुछ देखते हुए अंत में विजय प्राप्त किया वियतनाम ने अमेरिका जैसे कंट्री के ऊपर। तो वो उदाहरण इस अर्थ में है कि ये लंबे समय के लिए ये प्रॉब्लम आ गई है, दुश्मन आ गया है, दरवाजे पर हमारे आया है, बाहर से आया है और हमारे दरवाजे पर आ गया है, और हमारे सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को जैसे मिसाइल से नष्ट करते हैं वैसे वायरस से नष्ट हो रहा है। तो ये वार को लड़ने के लिए हमारी वार लायक सिचुएशन बननी चाहिए, और हमारा वार के लड़ने के लायक उसके जनता के अंदर उसके प्रति जो जागरूकता चाहिए और जो तैयारी चाहिए, वही पॉलिसी मेकर के अंदर जागरूकता और तैयारी रखने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है श्यामलाल जी, जैसा आपने कहा कि एक तरीके से बायोलॉजिकल वार है, तो निश्चित रूप से अगर कभी वार आता है तो आपातकालीन स्थिति होती है, देश को अलग ढंग से, सरकार को अलग ढंग से काम करना चाहिए। क्या समझ पा रहे हैं आप कि जो ये बायोलॉजिकल वार जैसी स्थिति बनी हुई है, इसमें सरकार क्या वाकई उसके अनुरूप काम कर पा रही है या अभी उसके प्रयास में है? ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भारत सरकार या राज्य सरकारें काम नहीं कर रही हैं। निश्चित रूप से साल भर में जिस तरीके से काम किया गया है, चाहे वो स्वास्थ्य के स्तर पे हो या फिर संक्रमण से बचाव के स्तर पे हो या फिर इकोनॉमिक स्थिति को ठीक करने के स्तर पे हो, निश्चित रूप से काम किया गया है। और जिस तरीके से केंद्र सरकार का पिछले जो पहली लहर थी उसमें काफी दुनिया में काफी अच्छी सराहना हुई, लेकिन क्या लग पा रहा है कि जो ये दोबारा दूसरी लहर आई है, इसमें सरकारें या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये ठीक तरीके से काम कर पा रही हैं? क्या इसमें कुछ और भी करने की जरूरत है, किसी नए तरीके से या नए रास्ते पे जाने की जरूरत है? जी श्यामलाल जी। आशुतोष जी, सरकारों ने और केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, सामाजिक संस्थाओं ने, मीडिया ने अपने लेवल पर वॉलंटरी रूप में बहुत काम किया और मेहनत किया, लेकिन एक जो नेशनल एफर्ट होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जिसको बोलते हैं, कि सारे रिसोर्सेज जो हमारे एक दिशा में एक तरफ लगे, उसका हमारे प्रेजेंट गवर्नेंस सिस्टम जो इस लड़ाई को लड़ने के लिए है वो काफी नहीं है, वो अक्षम है, वो सक्षम नहीं है। यह व्यक्ति स्तर पे कमी नहीं है, यह व्यवस्था स्तर पे कमी है। जैसे कि आप छोटी सी बात समझिए कि केंद्र सरकार आज, ये मैं नेशनल सिक्योरिटी की बात क्यों कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी का ये इशू है, कि राष्ट्रीय सुरक्षा का इशू होने के चलते जो शक्तियां राज्य सरकार के पास हैं वो एक सीमित शक्तियां हैं। रिसर्च लैब, सारे इंस्टीट्यूशन, थिंक टैंक जिनको साल भर का अनुभव है, देश विदेश का जिनको अनुभव है, वो सारे टूल राज्य सरकार के पास नहीं है। वो इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है गवर्नेंस में, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आता है उसके पास भी किसी तरह की कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई फंड नहीं है। इमरजेंसी में आप फंड भी देंगे तो सरकारी नियम कानून इतने तरीके से बंधे हुए हैं कि उनका ठीक से खर्चे भी नहीं हो सकता है। प्रोक्योरमेंट का सिस्टम उनके पास नहीं है। उनके पास नॉर्मल जो एजेंसियां प्रोक्योरमेंट की हैं वो तमाम तरह की परेशानियों से और तमाम तरह के भ्रष्टाचार जैसी चीजों से बधी हुई हैं, वो उनके ऊपर असर है। तो इसलिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट को रिसोर्स जहां खाली हो, ये भेजने की ताकत केवल केंद्र सरकार में है और सेंट्रल। तो अतः ये राष्ट्रीय स्तर की आपदा अगर है तो राष्ट्रीय सिक्योरिटी या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये पूरी की पूरी पॉलिसी की कमान राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। अब उसका मैकेनिज्म हम लोग कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पर इसको कोऑर्डिनेट करना हो चाहिए। ये जिम्मेदारी राज्य सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि वो उसके लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जैसा कि श्यामलाल जी आपने ये बात कही, बिल्कुल सही बात कही। दिल्ली जैसी जगह पर ऑक्सीजन की कमी हुई है और 3-4 दिनों तक जब ये बात उठाई गई, अब जाकर केंद्र से कहा गया है कि उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाएगी, दूसरे प्रदेशों से ऑक्सीजन यहाँ भेजी जाएगी। हालांकि उसके आने में अभी टाइम भी लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन के लेवल पर अगर ये चीज पहले हो गई होती तो आज जो हाहाकार की स्थिति मच रही है वैसी स्थिति नहीं होती। ये तय बात है
कि कोऑर्डिनेशन के लिए एक नए सिस्टम की जरूरत है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो ये एक तरीके से बायोलॉजिकल वार और इमरजेंसी जैसी स्थिति है, ऐसे में एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम की जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ इस महामारी और संक्रमण से होने वाली परिस्थिति से निपटने का काम करे। श्यामलाल जी, मैं आपसे ये जरूर समझना चाहूंगा, क्योंकि स्थिति गड़बड़ है, देश की स्थिति बहुत खराब है, खास करके महानगरों में तो बहुत बुरा हाल है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात की जाए या फिर महाराष्ट्र की बात की जाए या फिर अब तो उत्तर प्रदेश की भी बात की जाए या दूसरे और शहरों की, हर जगह कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, संक्रमण फैल रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि वो बच के रहें, कहीं ना कहीं 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क पहन के रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। बावजूद इसके फैल रहा है कोरोना, टीका भी लग रहा है, वैक्सीनेशन भी चल रहा है, बावजूद इसके फैल रहा है कोरोना। तो क्या समझ पा रहे हैं आप कि कहीं ना कहीं इसमें कोई ऐसी भी कमी नजर आती है जो स्वास्थ्य के स्तर पर, स्वास्थ्य व्यवस्था के स्तर पर दिखाई पड़ती हो? जी हाँ, इसमें कमी का मतलब यह है कि इसको ध्यान देने की जरूरत है। 2-3 चीजों का पक्ष है। एक तो यह है कि जो भी आम जनता के रूप में, वॉलंटरी के रूप में, या हम टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ये ट्रीटिंग का जो प्लान जो कर रहे हैं, ये जो हमने दिया हुआ है कि नहीं हम ऐसे करें, वो अभी नारा ऑब्सोलीट हो जाएगा। क्योंकि इस समय आप टेस्ट करने की सुविधा, जो लैबें हैं 6 महीने में किसी तरह की नई लैब नहीं बन पाई, टेस्टिंग की सुविधा ही सबसे कम पड़ती चली जा रही है। वो अक्षम होती हुई ढांचा चरमरा रहा है टेस्टिंग का, टेस्ट की रिपोर्ट सही नहीं आ रही है, ट्रैक करना अब संभव नहीं है, क्योंकि बीच में हमने चाहे चुनाव हो, चाहे जो कारण हो, इकोनॉमी खोल दिया कि पब्लिक के बीच में इतनी इंटरमिंगलिंग हो गई कि जो असिम्प्टोमेटिक और तरह तरह के लोग आए हुए हैं, अब उनको इतने लार्ज संख्या में ट्रैक करना कोई भी संस्था भी नहीं है, और संस्थागत या पुलिस या किसी के बस का ये नहीं है। और ट्रीट करने के लिए स्पेशलाइज जो बेड्स हैं, जितनी संख्या है, वो कोविड को ध्यान में रख करके हम एक्वायर इमरजेंसी में कर सकते हैं हॉस्पिटल्स को, दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल, लेकिन वहां पर न तो कोविड कंप्लायंट किसी तरह का प्रोटोकॉल है, न उसकी ट्रेनिंग है, न एक्सपीरियंस है उनके पास। तो हमें दूसरे तरीके पर जाना होगा। और एक और उसमें पक्ष है कि जो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इसमें काम कर रही हैं। हम तो दुनिया भर में फार्मास्यूटिकल्स, फार्मा में और हेल्थ केयर में एसेट मैनेज कर रहे हैं। यहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि न केवल टेस्ट लैब को, जो कि वायरस को का जो वैक्सीन है, वैक्सीन लैब्स को फंडिंग कर रहे हैं, बल्कि वो मैन्युफैक्चरिंग को भी स्पॉन्सर कर रहे हैं। और सेम कंपनियां जो है वो गवर्नमेंट को भी स्पॉन्सर कर रही हैं टीकाकरण में। अब क्या हो रहा है कि वहां पर जिन टीका मतलब वैक्सीन को परमिशन नहीं मिला है, वहां पर उनको बिजनेस मॉडल में पुश करने का प्रयास चल रहा है। यह हम भारत सरकार के पास बेहतर इंटेलिजेंस है, लेकिन वो पता कर सकती है कि उसको फिर बिजनेस मॉडल में कॉर्पोरेटाइज करके, और कारपोरेट एक समय के बाद वेपनाइज हो जाता है जब वो ग्लोबल लेवल पर उसमें कमर्शियल इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो ऐसे लेवल पर हम इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोक सके, हॉस्पिटल्स को अपने इक्विप कर सके। तो यहां पर अब नए तरीके की जरूरत है, जहां पर हम इंसुलेट, आइसोलेट और वैक्सीनेट कर सके लोगों को। अब टेस्टिंग ट्रैकिंग से नहीं होगा, हमें इंसुलेट करना होगा। जो स्वस्थ है उनको इंसुलेट करें। हमारे पास होलिस्टिक वे है। होलिस्टिक वे का मतलब आयुर्वेद ने, जिसने काढ़ा, भारत सरकार को बहुत सराहना की जानी चाहिए कि पूर्व में उसने जो भारत में पद्धतियां हैं, भारतीय पद्धतियां हैं, उनसे लोगों के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जबरदस्त काम किया। वो इंसुलेशन आज के दिन काम आएगा। उसके बाद जो अफेक्टेड है उनको आइसोलेट करना, और उसके बाद दोनों को वैक्सीनेट करना। और इसके लिए वॉर इकोनॉमी का मैंने जिक्र इसलिए किया कि वॉर इकोनॉमी में एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास ये पावर आ जाती है कि सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है वॉर इकोनॉमी की तरफ मोड़ दी जाती है। जो लड़ाई के दिशा में, जो लड़ाई वैक्सीन से जो हम लड़ रहे हैं वायरस के लिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग क्या हो, तो वो आपके बेड के आईसीयू बेड बनाना हो, चाहे वो वेंटिलेटर बनाना हो, चाहे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना हो। आप 15 दिन के अंदर किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगा सकते हैं। हम ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर क्यों जा रहे हैं?
जबकि हम जनवरी फरवरी तक हमारे अंदर कुछ डिमांड फोरकास्टिंग और प्लानिंग की प्रॉब्लम आई, हम फरवरी तक एक्सपोर्ट करते रहे ऑक्सीजन सिलेंडर को। तो वॉर इकोनॉमी की तरह से जब हम मोड़ेंगे, उसके बाद लार्ज फैसिलिटीज को सरकार के पास है, उन हॉस्पिटल को छोड़ दे, क्योंकि नॉर्मल बीमारी वालों के लिए बहुत परेशानी हो रही है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनके अलावा कुछ हॉस्पिटल्स को छोड़ करके बाकी जगह पर लार्ज फैसिलिटी, चाहे स्टेडियम हो, चाहे बड़े हॉल हो, थिएटर हो, उनको बहुत जल्दी 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर कोविड फैसिलिटी के रूप में चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। ऐसे लाखों बेड की संख्या क्रिएट कर सकती है सरकार बिना किसी पैनिक की। तो ये वॉर इकोनॉमी डिक्लेयर करने से, लेकिन उसके लिए जैसा आपने कहा कि सेंट्रल अथॉरिटी जैसे सेना के हाथ में या कैबिनेट के उस विंग के हाथ में आ जाता है जब वॉर सिचुएशन में, वैसा ही इस समय भी एक अथॉरिटी की, सेंट्रल अथॉरिटी की, वो डिसास्टर नहीं, डिसास्टर तो घटना होने के बाद होती है, वो प्रिवेंट भी करे, फाइट भी करे, और ये देखे कि नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल प्रोडक्टिविटी देश की वो बनी रहे, जिससे कि स्ट्रेंथ भी, जैसे शरीर के लिए इम्यूनिटी चाहिए वैक्सीन के साथ साथ, उसी तरह देश के लिए भी स्ट्रेंथ चाहिए, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ फाइट करने के लिए, लंबी लड़ाई लड़ने के लिए। तो इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रेंथ बना रहे। अच्छा श्यामलाल जी, आपसे इस बातचीत में एक बात समझ में आई है कि निश्चित रूप से बड़े लेवल पे काम करना चाहिए, और जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है इससे काम नहीं चलेगा। ये तो घटना के बाद के लिए सारी चीजें इसके पास होती हैं। हमें कहीं ना कहीं एक तरीके से कोरोना मैनेजमेंट अथॉरिटी जैसा एक कोई बॉडी बनानी होगी जो राष्ट्रीय स्तर पे काम करे। इसी बीच जो एक सवाल निकल के आया है आपकी बातचीत से कि क्या इस कोरोना काल में, संक्रमण काल में, कुछ बड़े लोग, विदेशी शक्तियां हों या फिर बिजनेस हाउसेस हों, क्या इस पूरे आपदा या इसे कहा जाए कि संक्रमण काल, इसका कहीं अर्थ के रूप में, इकोनॉमिक रूप में कहीं इसका फायदा उठाने की कोशिश में कुछ चक्र तो नहीं चले जा रहे हैं इसमें? कहीं ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है? निश्चित तौर से अगर आप ये गौर करिए कि पूरी दुनिया में वैक्सीन के रिसर्च के जो बेसिक लैब्स हैं, उनकी वेंचर फंडिंग कितने साल पहले, कितने दिन पहले, 2 साल 1 साल पहले किया गया, और टाइमिंग कैसे उनका प्रेडिक्ट किया गया, उसके बाद उसका प्रोडक्शन का स्पॉन्सर करने की प्लानिंग कैसे की गई, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल कैसे बनाया गया है, उसका प्राइसिंग मैकेनिज्म कैसे रखा गया। इसमें कोई शक नहीं कि भारत सरकार ने काफी हद तक ये कॉलोनाइज होने से बचाया अपने लोगों को, लेकिन वो खतरा पूरी तरह से है। और आज उनका इकोनॉमिक मॉडल, उनका शेयर प्राइसेज, और उनकी यहां तक कि बिल गेट्स फाउंडेशन का वेल्थ कितना बढ़ा है इस पेंडेमिक के चलते, आप कोई जाकर के देख ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं जो है वो हमें इस संक्रमण से, कोरोना से लड़ना तो है और अपनी देश को और लोगों को सुरक्षित करना ही करना है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे जो लोग अपना एक अलग तरीके का लाभ देख के और इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, उनको तो देखना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा कि वो इस चीज को उस तरीके से नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं हमारे देश की मशीनरी है जो इस पे ध्यान भी दे रही होगी और उस चीज को होने से रोकेगी भी। मैं आपसे जी कहिए श्यामलाल जी, बताइए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इसका दूरगामी प्रभाव यह है कि जैसे डिजिटल इकोनॉमी होना, ई कॉमर्स होना सरकार की प्राथमिकता में है, लेकिन अगर इस तरह की आपदा में सडनली सारा काम डिजिटल इकोनॉमी, या ये डिजिटल इकोनॉमी तो ठीक है लेकिन ई कॉमर्स पर चला जाएगा, और आपने गौर किया होगा कि उन प्रोडक्ट पर पहले जब ई कॉमर्स के प्रोडक्ट आते थे, अपने घरों में हम ऑर्डर करते थे तो हम उसको काफी हद तक सैनिटाइज करते थे, उसके प्रति सेंसिटिव रखते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं मीडिया से लेकर हर जगह पर हमें उन प्रोडक्ट के ऊपर कोई नहीं ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। तो उससे हो क्या रहा है कि इस ई कॉमर्स में हमारे रिटेल के लाखों लोग, अगर ये लंबा चला, लाखों लोग जो है वो बेकार हो जाएंगे और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो हमें वार का मतलब यह है कि हमको ये एनार्की नहीं फैलाने देना है। एनार्की का मतलब लॉ एंड ऑर्डर से नहीं है कि हम केवल पुलिस के बल पर सड़कों पर जिंदाबाद या सड़कों पर भीड़ न निकलने दें। कहने का मतलब है कि हमें अंदर से हमारे समाज में बेरोजगारी न फैल जाए, हताशा न फैल जाए, निराशा न फैल जाए और गरीबी और आत्महत्या शुरू न हो जाए। क्योंकि लोग गांव में जो लौट के जा रहे हैं, फिर वही कहानी हो रही है
कि हम उनको रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं, गांव में जाकर के भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम ये युद्ध का मतलब क्या होता है? युद्ध में आतंकवाद भी एक तरीका होता है कि जहां अंदर से कमजोर हो जाए इकोनॉमी और सोसाइटी, तो वो न होने पावे, इसके लिए लॉन्ग टर्म और गंभीर सोच की जरूरत है। श्यामलाल जी, तय बात है कि बहुत बड़ा संकट देश पे छाया हुआ है, दुनिया में छाया हुआ है, लेकिन देश को अगर बचाना है तो निश्चित रूप से बहुत ही विशेषज्ञ तरीके से एक प्रबंधन की आवश्यकता है और एक पूरे देश को एक समुचित रूप से देखते हुए काम करने की जरूरत है। एक नई व्यवस्था, एक नए रास्ते पे चल के इसको देखने की जरूरत है, ताकि पूरे देश में समग्र रूप से जो भी इससे परेशान हैं उन सबको इससे निजात मिल सके और चीजें जो हैं वो सुधर सकें। अंत में आपसे जरूर मैं चाहूंगा कि चूंकि संक्रमण में समस्याएं बहुत हैं, संकट बहुत हैं, चाहे वो आर्थिक संकट हो, सामाजिक संकट हो या फिर लोगों की रोजी रोटी का संकट हो, संकट बहुत हैं। और आपसे बात की जाए तो चूंकि आप राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रबंधन में काम करते हैं और काफी एसेट मैनेजमेंट में आपका एक्सपीरियंस है, आपसे बात करते रहें तो घंटों बात हो सकती है, लेकिन चूंकि समय की एक सीमा होती है, हम आपसे जरूर चाहेंगे कि आप अंत में हमें एक सजेशन दें कि वास्तव में कि देश को इस पूरे संक्रमण काल से चूंकि बचना तो चिकित्सकीय व्यवस्था है और वायरस चूंकि इन्फेक्शन करता है तो उसके एक तरीके बताए गए हैं कि वो कैसे बचे, लोग कैसे बचें और किस तरीके से संक्रमण होने से बचे, लेकिन देश को दूसरे रोग न लग जाएं, इकोनॉमी न खराब हो जाए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश की स्थिति न खराब हो जाए, या फिर पूरे संक्रमण को बचाते हुए देश को बचाने की जो बात है उस पर क्या आप कहेंगे? इस पे आपका सजेशन जरूरी है। जी श्यामलाल जी। मैं चाहूंगा कि सरकार पैंडेमिक मैनेजमेंट अथॉरिटी एक हाईएस्ट लेवल पर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करे, जिसके पास इमरजेंसी के सारे पावर स्टेट के हों, जो जैसे एनडीआरएफ को दिए गए हैं उसी तरह से उसके पास पावर हो। इनफैक्ट एनडीआरएफ भी उसके अंदर रहे, क्योंकि कई स्तर पर जो चेन है उस चेन में उसकी जरूरत पड़ती है, जहां पर किसी के घर से किसी बीमार आदमी को ले जाने के लिए भी कोई घर का सदस्य या तो उपलब्ध नहीं है या इतना डरा हुआ है कि और डेथ के बाद स्मशान में भी नहीं ले जा रहा हो, तो एक अथॉरिटी क्रिएट किया जाए। दूसरा इसका है कि ये टारगेट बनाया जाए कि भारत के पास आज भी इतनी क्षमता है, जो हमारी डेमोग्राफिक और हमारी जियोग्राफिक एसेट्स है, और इन्हीं से हम आपको बताएं कि इन्हीं एसेट से हमारे सारे सेक्टोरल एसेट्स बने हुए हैं, और ईश्वर की इतनी कृपा है कि हमारे अंदर इनहेरेंट इतनी क्षमता है कि अगर हम इसका 60% भी अपने कोऑर्डिनेट कर लिए अपने एसेट्स को, जो हमारे एसेट्स हैं, लेकिन इसको अक्रॉस सेक्टर, अक्रॉस रीजन और अक्रॉस फैमिली तक एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ले गए, तो न केवल इस पेंडेमिक को हम हरा देंगे 1 साल 2 साल 3 साल में, बल्कि हम अपने मोस्ट ऑफ द जनसंख्या को स्वस्थ भी रख सकते हैं, इंप्लॉयड भी रख सकते हैं, और 5 ट्रिलियन क्या 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की तरफ भी बड़ी आसानी से इस समय भी अचीव कर सकते हैं। हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि विदेशी कंपनियां या क्या कर रही हैं कि इतना निगेटिव हो जाएगा जीडीपी, ऐसा कुछ भी नहीं है, इनहेरेंट कैपेसिटी है। लेकिन जो कहा जाता है कि इंग्लिश में है ना कि पॉवर्टी इज नॉट क्रिएटेड by the poor people, it is created by the lack of institutional framework to support the human capability। हम अपनी ह्यूमन कैपेबिलिटी को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे पॉलिसी फ्रेमवर्क में कमी आ गई है। हमने ये इसको हमें दूर करना पड़ेगा और एक पावरफुल अथॉरिटी को बनाना पड़ेगा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। बिल्कुल ठीक है श्यामलाल जी, जो आपका सजेशन है निश्चित रूप से बहुत सही है, और खास करके देश के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर इस दिशा में काम किया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को जो भी देखेगा सक्षम जिम्मेदार व्यक्ति निश्चित रूप से इस दिशा में जरूर सोचेगा। श्यामलाल जी, आपने अपने बहुमूल्य समय से हमें वक्त दिया, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।